कहानी की शुरुआत प्रोफेसर ट्रेवर से होती है, जो एक ज्वालामुखी वैज्ञानिक है, यानी वह ज्वालामुखियों पर रिसर्च करता है। उसके एक सहयोगी का फोन आता है और वह बताता है कि तुम्हारे भाई की लैब बंद होने वाली है। ट्रेवर यह बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि पिछले 10 सालों से तुम्हारा भाई लापता है, हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और वैसे भी अब लैब के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है। ट्रेवर घर आता है, जहाँ उसके भाई की पत्नी अपने बेटे को यानी ट्रेवर के भतीजे को 10 दिनों के लिए छोड़ने आती है। वह ट्रेवर को उसके भाई मैक्स का एक बॉक्स भी देती है। जब ट्रेवर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसके भाई का सामान होता है और उसकी पसंदीदा किताब भी होती है, जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ये किताब लेखक जूल्स वर्न द्वारा लिखी गई होती है। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक किताब होती है, लेकिन जब ट्रेवर इसे खोलता है तो उसे किताब में अपने भाई के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं। किताब में 3 जगहों के नाम लिखे होते हैं, बोलीविया, मंगोलिया और हवाई। ये सब देखने के बाद ट्रेवर अपने भतीजे के साथ लैब जाता है, जहां वह कंप्यूटर स्क्रीन पर इन तीनों जगहों को देखता है। ये वही जगहें होती हैं जहां ज्वालामुखी मौजूद हैं और इस समय इन तीनों जगहों का वातावरण बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा 10 साल पहले था, जब ट्रेवर का भाई मैक्स अचानक हमेशा के लिए गायब हो गया था। अब वे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि इन जगहों के अलावा एक और जगह है जहां का वातावरण बिल्कुल ऐसा ही है, और वह जगह आइसलैंड है। ट्रेवर अब आइसलैंड जाना चाहता है। वह अपने भतीजे को बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं हमेशा ज्वालामुखी ट्यूब्स के बारे में बात किया करते थे। हो सकता है कि ज्वालामुखी के अंदर ऐसे रास्ते हों जिनके जरिए हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, और मुझे लगता है कि 10 साल पहले मैक्स इसी की खोज में आइसलैंड गया था और अब मैं भी आइसलैंड जा रहा हूँ। हालांकि वह अपने भतीजे को साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए दोनों आइसलैंड पहुंचते हैं, जहां वे एक वैज्ञानिक के घर जाते हैं जो ज्वालामुखियों पर रिसर्च करता था। दरवाजा उसकी बेटी खोलती है, जिसका नाम हैना होता है। वह उन्हें बताती है कि उसके पिता 3 साल पहले इस दुनिया से चल बसे थे। ट्रेवर उसे वह किताब दिखाता है जिस पर उसे बहुत भरोसा होता है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ट्रेवर कहता है कि उसे लगा था कि उसका भाई यहाँ आया होगा और उसके पिता से मिला होगा। किताब देखकर हैना अपने पिता की वही किताब निकालती है। जब दोनों किताबों के नोट्स मिलाए जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों में एक जैसी जगहों पर निशान लगे हुए हैं। हैना उन्हें बताती है कि भले ही यह किताब साइंस फिक्शन है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि इसमें पृथ्वी के केंद्र के बारे में जो लिखा गया है वह बिल्कुल सच है। उसके पिता इन सब मानने वालों में सबसे बड़े विश्वास करने वाले थे। वह मानते थे कि पृथ्वी के नीचे एक अलग दुनिया है। ट्रेवर कहता है कि वह उस ज्वालामुखी के पास जाना चाहता है। हैना बताती है कि वहाँ कार नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं। वह एक माउंटेन गाइड होती है और कहती है कि वह उन्हें वहाँ ले जाएगी। अगले दिन लंबा सफर तय करने के बाद तीनों ज्वालामुखी के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक डिवाइस मिलती है जिससे ट्रेवर उस जगह का मौसम जान पाता है। ये डिवाइस उसके भाई ने 10 साल पहले लगाई थी। जैसे ही ट्रेवर उसे खोलने वाला होता है तभी मौसम खराब हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। हैना और शॉन गुफा के अंदर चले जाते हैं और हैना ट्रेवर को भी जल्दी अंदर आने को कहती है, लेकिन ट्रेवर उस डिवाइस के बिना अंदर नहीं जाना चाहता। ट्रेवर उस डिवाइस का एंटीना निकालता है, लेकिन वह बिजली को आकर्षित कर रहा होता है, इसलिए ट्रेवर के आसपास बिजली गिरने लगती है। हैना उसे वह डिवाइस फेंकने को कहती है। ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए वह डिवाइस फेंक देता है। तभी बिजली गुफा पर गिरती है, जिससे गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब ये सभी गुफा के अंदर फंस जाते हैं। हैना उन दोनों को बताती है कि यहाँ एक बहुत पुरानी खदान भी है जो अब बंद हो चुकी है। हमें उसी खदान तक पहुँचना होगा। तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनके सामने एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। उस खाई से नीचे उतरने के बाद उन्हें वह खदान दिखती है जिसमें कई पटरियां और ट्रॉलियां मौजूद होती हैं। अब उन्हें लगता है कि ट्रॉली की मदद से वे बाहर निकल सकते हैं। तीनों एक ट्रॉली में बैठते हैं और ट्रॉली बहुत तेजी से नीचे की ओर चलने लगती है। एक जगह ट्रैक नहीं होता, लेकिन किसी तरह ट्रॉली उसे पार कर लेती है। कुछ समय बाद तीनों की ट्रॉलियां अलग अलग हो जाती हैं। हैना की ट्रॉली का ट्रैक खत्म होने वाला होता है, इसलिए उसे ट्रेवर की ट्रॉली पर आना पड़ता है। जल्द ही उस ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म होने लगता है, जिस पर हैना और ट्रेवर होते हैं। किसी तरह वे दोनों ट्रॉली से कूद जाते हैं और ट्रॉली दीवार से टकराकर टूट जाती है। थोड़ी देर बाद शॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। उस टक्कर से दीवार में एक छेद बन जाता है। अब वे सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे हीरे होते हैं। शॉन अपने बैग में बहुत सारे हीरे भर लेता है। तभी उन्हें एक चटकने की आवाज सुनाई देती है। ट्रेवर समझ जाता है कि जिस जगह वे खड़े हैं वह ज्वालामुखी के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी चट्टान है जो कांच की तरह पतली होती है और जरा सी चोट से टूट जाती है। ट्रेवर अपने भतीजे शॉन से कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलो। जब शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके बैग से एक हीरा गिर जाता है, जिससे पूरी दीवार गिर जाती है और वे नीचे खाई में गिरने लगते हैं। कई मिनट तक गिरने के बाद भी वे नीचे नहीं पहुंचते। तब ट्रेवर बताता है कि किताब के अनुसार यह खाई 100 से 1000 मील तक गहरी हो सकती है। जब वे इसके आखिरी हिस्से तक पहुंचेंगे तो वहाँ एक पानी की स्लाइड होगी। कुछ ही मिनटों बाद वे हवा में उड़ती हुई पानी की बूंदें देखते हैं और फिर वे पानी की स्लाइड में गिर जाते हैं। उसके जरिए वे एक बड़े पानी के तालाब में पहुंच जाते हैं। किसी तरह तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं जो उनकी ओर आ रहे होते हैं। हैना ट्रेवर से पूछती है कि क्या उसने कभी ऐसे पक्षी देखे हैं। शॉन कहता है कि हाँ, म्यूजियम में ये पक्षी धरती पर 150 मिलियन साल पहले मौजूद थे।
और अब पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। तीनों अब गुफा से बाहर आते हैं और बाहर आकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह अलग ही दुनिया होती है। ट्रेवर समझ जाता है कि उसका भाई और हैना के पिता बिल्कुल सही थे। यही पृथ्वी का केंद्र है, यानी धरती के अंदर एक और दुनिया है, और उस किताब में छपी सारी तस्वीरें यही मौजूद हैं। ट्रेवर कहता है कि कोई तो यहाँ आया होगा और उसने सारी बातें जूल्स को बताई होंगी, तभी उसने यह किताब लिखी। यानी कोई यहाँ आया और बचकर निकल गया। अगर वह निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। अब वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है। इस ट्री हाउस के अंदर उन्हें कुछ नोट्स और डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि मैक्स यानी ट्रेवर का भाई भी यहाँ आया था। यही हैना को मैक्स का शव मिलता है। वह यह बात ट्रेवर और शॉन को बताती है। दोनों उसके मरने से बहुत दुखी हो जाते हैं। मैक्स के नोट्स से उन्हें पता चलता है कि यहाँ का तापमान कभी भी 200 डिग्री तक जा सकता है। इंसान 135 डिग्री से ज्यादा तापमान में जिंदा नहीं रह सकता। शॉन कहता है कि अभी यहाँ का तापमान 25 डिग्री है। ट्रेवर कहता है कि जब वे यहाँ आए थे तब 82 डिग्री था, यानी तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब हैना मैक्स के नोट्स पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि जूल्स की किताब के अनुसार मुझे इस समुद्र को उत्तर दिशा से पार करना होगा, जहाँ एक गर्म झरना है जो उल्टी दिशा में बहता है, यानी उसी के जरिए हम सतह तक पहुँच सकते हैं। अब वे एक नाव बनाते हैं और धीरे धीरे यहाँ की गर्मी बढ़ने लगती है। तापमान 135 डिग्री से ज्यादा होने से पहले ही तीनों अपनी नाव में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। उनके पास मैक्स का पैराशूट भी होता है, जिससे वह यहाँ नीचे आया था। उनकी नाव समुद्र में बहुत तेजी से चल रही होती है, लेकिन समुद्र में बहुत खतरनाक मछलियां भी होती हैं, जो उन पर हमला कर देती हैं। तभी एक बहुत बड़ा जीव वहां आता है और छोटी मछलियों को खाने लगता है। वे अपनी नाव मोड़ लेते हैं और तभी हवा इतनी तेज हो जाती है कि पैराशूट से बंधी लकड़ी टूटने लगती है। शॉन पैराशूट की दोनों रस्सियां पकड़ लेता है, लेकिन वह उन्हें काबू में नहीं कर पाता और पैराशूट के साथ उड़ जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तब वह एक द्वीप के किनारे पर होता है। यहाँ वह वही पक्षी देखता है जिन्हें उन्होंने पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश करते समय देखा था। उन पक्षियों में से एक शॉन को रास्ता दिखाता है, जो उसे एक पहाड़ी की ओर ले जाता है। वहाँ वह उड़ते हुए पत्थर देखता है। इसका मतलब यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह अलग है। शॉन समझ जाता है कि अगर यहाँ पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ गर्म पानी का उल्टी दिशा में बहने वाला झरना भी जरूर होगा। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे एक बहुत गहरी खाई पार करनी होगी, और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है ये उड़ते हुए पत्थर। शॉन अपनी जान जोखिम में डालकर इस जगह को पार करता है। दूसरी ओर हैना और ट्रेवर भी उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। तभी एक पौधा हैना पर हमला कर देता है। वह अपनी टहनियों से हैना का गला घोंटने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वह हैना को मार पाता, ट्रेवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है। आगे वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ा कंकाल होता है, और अगले ही पल उस पर डायनासोर हमला कर देते हैं। वह भागता है और पत्थरों के बीच फंस जाता है। इससे पहले कि डायनासोर उसे खा पाते, ट्रेवर, जिसने शॉन की आवाज सुन ली होती है, पीछे से दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। फिर वे देखते हैं कि उनके सामने एक गीजर है, जिसकी मदद से वे बाहर निकल सकते हैं। तीनों गीजर की ओर दौड़ने लगते हैं और डायनासोर अभी भी उनके पीछे होता है। यहाँ ट्रेवर को पता चलता है कि जिस सतह पर वे दौड़ रहे हैं वह खुरदरी है। ट्रेवर हैना और शॉन से दिशा बदलने को कहता है। उसी पल जब डायनासोर बिल्कुल उनके पीछे होता है, जमीन धंस जाती है और डायनासोर उस खाई में गिर जाता है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पानी लगातार उबल रहा होता है, लेकिन आगे जाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत होती है। तभी हैना डायनासोर की खोपड़ी को नाव की तरह इस्तेमाल करती है। फिर वहाँ एक ढलान आती है और उनकी नाव बेकाबू हो जाती है। यहाँ पानी भी खत्म हो जाता है और उनकी नाव एक बहुत गहरी खाई से नीचे गिरकर चट्टानों के बीच अटक जाती है। वे देखते हैं कि नीचे लावा है। ट्रेवर कहता है कि हम देर कर चुके हैं, गीजर खत्म हो चुका है। दरअसल उल्टी दिशा में बहने वाले गर्म पानी के झरने का मतलब यह था कि जब उस जगह पर पानी होता है और लावा पानी के संपर्क में आता है तो बहुत ज्यादा दबाव के साथ भाप और गैस निकलती है, जिसमें इतनी ताकत होती है कि सबसे भारी चीजें भी लावा के रास्ते बाहर आ जाती हैं। ट्रेवर बताता है कि अब 2-3 घंटे बाद यहाँ पानी आएगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। तभी हैना दीवार से रिसता हुआ पानी देखती है। वहाँ दीवारों की दरारों में मैग्नीशियम भी होता है, जिसे आसानी से विस्फोट किया जा सकता है। ट्रेवर उस मैग्नीशियम में विस्फोट कर देता है, जिससे बहुत सारा पानी लावा में गिर जाता है। पानी लावा में गिरते ही बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप बनती है और उनकी नाव ऊपर की ओर उठने लगती है। जल्द ही वे पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं। उनकी नाव बहुत तेजी से एक ढलान से नीचे जाती है, जो एक किसान का खेत होता है, और अगले ही पल वे उसी किसान के घर से टकरा जाते हैं। किसान अपनी फसल के नुकसान से बहुत दुखी होता है, इसलिए वह इटालियन भाषा में कुछ बोलता है। तब उन्हें समझ आता है कि वे इटली में हैं। इसके बाद शॉन अपने बैग से एक हीरा निकालता है, जो वह उस छोड़ी हुई खदान से लाया था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और वह हीरा वह किसान को दे देता है। उसके बैग में और भी कई हीरे होते हैं। मतलब उन्होंने न सिर्फ एक नई दुनिया खोजी थी, बल्कि अब वे बहुत अमीर भी हो चुके थे। ट्रेवर और हैना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ट्रेवर के भाई की वह लैब, जो फंडिंग की कमी के कारण बंद हो गई थी, फिर से शुरू हो जाती है। जब शॉन घर वापस जाने वाला होता है तो ट्रेवर उसे उसके पिता की एक और किताब देता है, जिसका नाम लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस होता है। ट्रेवर शॉन से पूछता है कि तुम इस क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो। शॉन कहता है कुछ नहीं। ट्रेवर कहता है तो फिर हम वहाँ चल सकते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।
उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।